मौर्यकालीन कला कला के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मौर्यकाल की भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव ने कला को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया। भारत में इतने व्यापक स्तर पर और स्थायी वस्तुओं के माध्यम से विकसित प्रथम संगठित कलात्मक गतिविधियों का प्रमाण हमें मौर्यकाल में दिखाई देता है। हालांकि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में और मौर्य काल में लगभग 1500 सालों का अंतर है, लेकिन कला के कोई विशेष उल्लेखनीय भौतिक प्रगति के अवशेष हमको इस दौरान नहीं मिलते। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मौर्य कला का विकास स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ या यह समकालीन पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत के प्रत्यक्ष और परोक्ष संपर्कों का परिणाम था। अनेक विद्वानों ने सुझाव रखा है कि मौर्य कला विशेष रूप से उनसे संबंधित स्तंभ, पशुमूर्तियां, ईरानी कला से प्रभावित थी, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वानों के अनुसार मौर्य कला का स्रोत भारतीय ही था। मौर्यकालीन कला संपदा में निम्नलिखित जो है कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग उस कला के विकास की बात करेंगे। इसी क्रम में जो पुरावशेष हमको प्राप्त हुए हैं उनमें है पाटलिपुत्र का नगर और उसमें स्थित मौर्यकालीन राजप्रसाद, उनका महल। गया जो बिहार में स्थित है उसमें बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में पहाड़ों को काट कर बनाए गए चैत्य या गुहा आवास। इसके अलावा अभिलेख युक्त और अभिलेख विहीन अशोक के स्तंभ, स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्ण की गई पशुओं की मूर्तियां, स्तंभ शीर्ष के फलक पर पशुओं और वानस्पतिक अलंकरणों का उत्कीर्णन और विभिन्न स्थलों से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तुत मूर्तियां और मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें मौर्यकालीन लोक कला का अच्छा प्रतीक माना जाता है। इन पुरावशेषों के अलावा बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने कई हजार स्तूपों का भी निर्माण करवाया, चैत्यों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो इनके अंतर्गत हम लोग मौर्यकालीन कला का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौर्य राजप्रसाद की बात करें तो पाटलिपुत्र नगर की सुंदर योजना और वहां के भव्य महल का वर्णन मेगास्थनीज अपने विवरण में करते हैं। कुम्भहार जो पटना का पुराना नाम है में मौर्यकालीन विशाल महल के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। एरियन जो यूनानी इतिहासकार हैं वे कहते हैं कि यह महल जो था कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना था। इन्हीं अवशेषों में चंद्रगुप्त की राजसभा है जिसका उल्लेख पतंजलि भी करते हैं। यह सभा के रूप में एक विशाल मंडप की प्रस्तुति है और मंडप के मुख्य भाग से पूरब से पश्चिम की ओर 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां बनाई हुई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल अपने लेखन में इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष था जिसके दिव्य स्वरूप को देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनके विराट स्वरूप की स्थायी छाप मन पर पड़े बिना नहीं रहती। तो ये एक विशाल आकृति थी जिसका उल्लेख हम लोग मौर्य कला के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा मौर्यकाल में एकाश्म स्तंभ भी हमको दिखाई देते हैं जो मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अर्थात एक ही स्तंभ, एक ही प्रस्तर से जो स्तंभ बना हुआ है उसको एकाश्म स्तंभ कहते हैं। इनके शीर्षों पर भव्य पशु मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। ये स्तंभ अपने विस्मयकारी पॉलिश और सजीव पशु आकृतियों के कारण कला के उत्कृष्ट निदर्शन हैं। ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। स्तंभ की संपूर्ण लाट या जो इसकी लाट जिसको हम लोग बोलते हैं एक ही पत्थर से बनी हुई है। जो पूरा प्रस्तर जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 12 से 15 मीटर के बीच है। ये ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे होते जाते हैं। लाटों पर प्रतिस्थापित शीर्ष भाग को अलग पाषाण खंड से बनाकर स्थापित किया गया है। इन स्तंभों और उसके शीर्ष पर अत्यंत सुंदर, चिकनी और चमकदार पॉलिश मिलती है जो मौर्यकाल की एक विशिष्ट उपलब्धि है। अभी तक यह एक रहस्य है कि यह पॉलिश किस तरह से की जाती थी, ये अभी भी जो है शोध का विषय है। इन स्तंभों का मुख्य सौंदर्य उनके शीर्षों पर स्थापित भव्य पशु मूर्तियां हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ
के शीर्ष पर एक सिंह को खड़ी हुई अवस्था में दिखाया गया है। वहीं संकेसा से प्राप्त स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी प्रदर्शित है और रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष पर एक वृक्ष या बैल की आकृति अंकित की गई है। इनमें सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। मार्शल महोदय कहते हैं कि ईसवी शताब्दी के पूर्व के संसार में इनके जैसी श्रेष्ठ कलाकृति कहीं नहीं मिलती। ऊपरी सिंगों में जैसी शक्ति का प्रदर्शन दिया गया है, उनकी फूली नसों में जैसी प्राकृतिकता है, उनके मांसपेशियों में जो तनाव दिखाई देता है और उनके नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणों की वास्तविकता हमको दिखाई देती है, वैसा हमको अन्यत्र कहीं और उदाहरण नहीं मिलता। मौर्यकाल में गुहा स्थापत्य का भी विकास हुआ। बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं जो शिलाओं को काटकर बनाए गए थे। बराबर पर्वत समूह में 4 गुफाएं मिलती हैं जिनका नाम है कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमश ऋषि की गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। नागार्जुनी पहाड़ियों में से 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिनके नाम हैं गोपी गुफा, वैयक गुफा और वड़थिक्का गुफा। इन गुफाओं की दीवारों पर और छतों पर अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई है जो मौर्यकालीन कला का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से लोमश ऋषि की गुफा के बारे में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि गुफा की दीवारें बहुत चिकनी और चमकीली हैं। पाषाण शिल्प के ऊपर सूर्य की रश्मियों से, सूर्य की किरणों से जैसी चमकती हुई आभा हमको यहाँ पे दिखाई देती है। देखने में आता है कि यह किसी कारीगर की बेहतरीन कलाकृतियों में से एक रही होगी। मौर्यकालीन पत्थर की मूर्तियों या प्रस्तुत मूर्तियों का भी हम लोग यदि उल्लेख करें तो पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा और अन्य क्षेत्रों से मौर्यकाल की अनेक प्रस्तुत मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। इन पर मौर्यकाल की विशिष्ट चमकदार पॉलिश मिलती है। इस आधार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां सबसे ज्यादा सुंदर और सजीव दिखाई देती हैं। इन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वह दीदारगंज जो पटना में स्थित है, वहां से चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है जो लगभग 6 फीट 9 इंच की लंबाई लिए हुए है। यक्षी का जो मुखमंडल है वो बहुत सुंदर है और अंग प्रत्यंगों में समुचित भराव और आनुपातिकता प्रॉपर तरीके से बताई गई है। साथ ही इस जो मूर्ति की जो मुद्रा है वह भी अत्यंत प्रभावी है। यह यक्षी प्रतिमा का रूप अपनी अभिव्यक्ति, आकृति और कला की सूक्ष्मता की आदर्श को प्रस्तुत करती है। इसी तरह से मथुरा के परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति भी बहुत विशाल है, जिसकी लंबाई जो है वो 8 फुट 8 इंच के आसपास है। इसमें जो कटाव में बड़ी सादगी और अलंकरण कम से कम प्रस्तुत किए गए हैं, इसके बावजूद भी यह बड़ी प्रभावी मूर्ति है जो अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से यदि हम लोग मौर्यकाल की मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो अनेक हमको यहाँ पे मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो पटना, मथुरा, कौशाम्बी आदि से प्राप्त होती हैं। ये कला के दृष्टि से सुंदर भी हैं, साथ ही साथ उस तत्कालीन युग के परिधान, वेशभूषा और आभूषणों की भी अच्छी जानकारी हमको उपलब्ध करवाती हैं। इनमें भी बुलंदी बाग जो पटना में स्थित है, वहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। मिट्टी की मूर्ति जो वहाँ से मिली है वह अपने आनुपातिक निर्माण में एक बेहतरीन उदाहरण हमको प्रस्तुत करती है जो तत्कालीन लोक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको दिखाई इस माध्यम से देता है।